डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट तो आप लोग को डिमांड की मीनिंग मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग कॉमन लाइफ में एक वांट और दूसरा डिमांड दोनों को सेम मीनिंग में यूज कर लेते हैं, बट इकोनॉमिक लैंग्वेज के हिसाब से वांट्स और डिमांड्स में डिफरेंसेस हैं। अब अगर इसको मैं एज ए एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक भिखारी है, उसके जेब में 200 रुपए है। अब वो कार खरीदना चाहता है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि 200 रुपए में दुनिया में कोई कार नहीं आती। बट सम टाइम आफ्टर उसकी एक लॉटरी लग जाती है और उसको वहां से 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब अगर वो कार खरीदना चाहे तो ये पॉसिबल है। यानी कुल मिलाकर ये है कि जब वो 200 रुपए जेब में लेकर कार खरीदना चाहता था तो ये उसकी वांट्स थी, बट जब उस कार की कीमत को पे करने की क्षमता उसमें पैदा हो गई, तब वो वांट्स जो है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी वांट से डिमांड क्रिएट होती है। अगर उसकी सिंपल मीनिंग जैसे बुक्स में दी गई है, डिजायर आर फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड बाय यूजिंग परचेजिंग पावर, दे बिकम डिमांड। यानी जब हम अपने क्या कहते हैं सेटिस्फाइड होते हैं या अपनी डिजायर को यानी वांट से आगे बढ़कर जो हमारी इच्छा है उसको फुलफिल करने के लिए पावर हम यानी कि उसके लिए हम पे क्षमता पैदा हो जाती है कि हम उसके लिए वो कीमत चुका सकें, बाई कर सकें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। डेफिनेशन वे में देखें, डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ ए थिंग which a person which willing to buy at a given price। तो डिमांड क्या है? वो एक अमाउंट है जो जिस पे वो विश्वास करता है कि कोई इच्छा को सेटिस्फाइड होने के लिए और वो उसको पे करने के लिए तैयार हो जाता है उसकी प्राइस को, तो वो उसकी क्या बन जाती है? डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके डिमांड होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए? पहले डिजायर फॉर ए गुड्स, यानी आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हर वांट्स डिमांड में कन्वर्ट नहीं होती। मेरी बात जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स में वांट्स जो होती हैं अनलिमिटेड होती है। उसमें से कुछ वांट्स जो है के लिए हम डिजायर होते हैं, और वो जब डिजायर के लिए हम पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट, डिजायर फॉर ए गुड। सेकंड, सफिशिएंट रिसोर्सेज टू बाय द गुड्स, यानी आपके पास उस वांट्स को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज होना चाहिए, यानी आप उसकी प्राइस को पे कर सकते हो। विलिंगनेस होना चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड। अब मेरे पास पैसा है, बट मुझमें ये भी होना चाहिए कि मैं विश्वास करता हूं कि उसके लिए वो पैसा दे दूं। गिवन प्राइस, उसकी एक कीमत होना चाहिए। गिवन टाइम पीरियड, यानी एक समय अवधि के बीच में। तो ये एलिमेंट्स होते हैं जो कि डिमांड के लिए होना जरूरी है। अब जब हम डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डिमांड फंक्शन, डिमांड क्या है? जब हम अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए जब हम उसके अपने रिसोर्सेज से उसको बाय करते हैं या उसके लिए पे करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है। अब डिमांड फंक्शन जो वर्ड है, डिमांड को कई चीजें इफेक्टेड करती है। जैसे आपकी इनकम हो जाती है, गुड्स प्राइस हो जाता है, आपका टेस्ट एंड फैशन हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो डिमांड को इफेक्ट जो एलिमेंट्स इफेक्ट करते हैं उनके बीच में डिमांड और जो उसके फैक्टर्स हैं उनके बीच के जो रिलेशन को एक्सप्लेन करे वो क्या बन जाता है? डिमांड फंक्शन कहलाता है। अब डिमांड फंक्शन को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और सेकंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल मतलब सिंगल यूनिट के लिए। अब इसकी डेफिनेशन जो है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर गुड्स एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इट फॉर ए consumer. It can be expressed through following equation. Following equation means ये इसकी फार्मूला है, dx is equal to f small bracket px dot pr dot y into t।
तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किसको एक्सप्रेस करता है? रिलेशन किसके बीच में? डिमांड बिटवीन डिमांड फॉर गुड्स एंड फैक्टर डिटरमाइनिंग इट फॉर कंज्यूमर। और इसके बीच में जो फैक्टर्स होते हैं जो उसके इफेक्ट जो कि डिमांड को इफेक्टिव करते हैं, उनके बीच के रिलेशन को जो एक्सप्लेन करे वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है। और उसको एज ए फार्मूला हम लोग इस वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, dx इज इक्वल टू एफ स्मॉल ब्रैकेट px डॉट pr डॉट y डॉट t। अब इनके बारे में फुल फॉर्म में आपको बाद में बताऊंगा। मार्केट, अब इंडिविजुअल डिमांड के बाद क्या किसकी बारी आती है? मार्केट डिमांड। जैसे नाम से ही मार्केट, यहां हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे थे, अब यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट की बात कर रहे हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड ऑफ एनी गुड्स एंड वेरियस एलिमेंट्स डिटरमाइनिंग इट। तो ये किसको एक्सप्रेस करता है? रिलेशनशिप किसके बीच में करता है? मार्केट डिमांड ऑफ एनी गुड्स के बीच में और वेरियस एलिमेंट्स जो कि उसके डिमांड को इफेक्टिव करते हैं उनके बारे में जो बताता है उसको हम लोग मार्केट डिमांड फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसको एज ए फार्मूलाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx इज इक्वल टू px डॉट pr डॉट y डॉट t डॉट e डॉट p एंड y d स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अब यहां जो dx जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं डिमांड ऑफ गुड्स, px प्राइस ऑफ गुड्स, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y इनकम ऑफ कंज्यूमर, t टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, e एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, p साइज ऑफ पॉपुलेशन, y d डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये इसके फुल फॉर्म है जो इसमें यूज किए गए दोनों फार्मूले में, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में और मार्केट डिमांड फंक्शन में। अब कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिव डिमांड, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्टिव करते हैं? पहला, यूटिलिटी ऑफ द गुड्स, यानी वो गुड्स किस तरह का है? कंपलसरी गुड्स है, लग्जेरियस गुड्स है, सीजनेबल गुड्स है। तो ये टाइप ऑफ गुड्स जो होती है यूटिलिटी उसकी, वो आपकी डिमांड को इफेक्टिव करती है। इनकम लेवल, कंज्यूमर की इनकम लेवल क्या है? तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी सोसाइटी में जिस इकोनॉमी से हम लोग बिलोंग करते हैं वहां पे इनकम का किस तरह से बंटवारा होता है। प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स की प्राइस क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बिना यूटिलाइज नहीं कर सकते, जैसे व्हीकल एंड पेट्रोल। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो नेचुरल है कि गाड़ी परचेजिंग की जो कैपेसिटी है लोगों की गिर जाएगी। टेस्ट, फैशन, टेस्ट एंड फैशन, कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन कैसा है? एक्सपेक्टेड फ्यूचर चेंज इन प्राइस, और एट ए फ्यूचर में उस कॉमोडिटी या उस गुड्स की प्राइस चेंज होने की क्या एक्सपेक्टेशन है? चेंज, कीमत बढ़ेगी कि घटेगी? अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर क्या करेगा? मैक्सिमम स्टॉक करेगा अपने पास उस मटेरियल को परचेज कर, और अगर प्राइस गिरने वाला है तो वो अपने परचेजिंग को पोस्टपोन कर देगा, फ्यूचर का वेट करेगा। तो ये इफेक्टिव फैक्टर्स हैं जो कि आपके डिमांड को इफेक्टिव करते हैं। अब इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में समझे, डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल और ये आपका मार्केट डिमांड, तो ये इंडिविजुअल डिमांड का टेबल है और ये मार्केट डिमांड का। अब प्राइस और डिमांड दोनों में आपस में अपोजिट रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो इस टेबल में यही एक्सप्लेन किया गया है। ये प्राइस पर यूनिट है, जब 10 रुपए प्राइस था तो उसकी डिमांड कितने की थी? 1 यूनिट की थी। 8 रुपए हो गए तो 3 यूनिट हो गई, 6 रुपीज हो गया तो 4 यूनिट हो गया, 4 रुपीज हो गया तो 6 यूनिट हो गया, और 2 रुपए हुआ तो 8 यूनिट की डिमांड हो गई। यानी जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस हो रहा है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी प्राइस और डिमांड में इनवर्स ऑर्डर का रिलेशन होता है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। अब इसी तरह से मार्केट डिमांड की बात करें, मार्केट जैसे बहुत बड़ा एरिया है
तो इसमें हमने क्या किया, दो कॉमन ले लिया, ए एंड बी। यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, या हम मार्केट की बात कर रहे हैं, तो ए और बी दो हो गए। अब यहाँ भी प्राइस पर यूनिट है, पहले 20, 16, 12 और 10। जब 20 रुपए पर यूनिट था तो एक क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 3, बी की कितनी थी, 2। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी तो ये मार्केट डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 16 हुआ तो 4 एंड 3, 4 और 3 प्लस किए तो ये 7 जो है ये आपका मार्केट डिमांड में कन्वर्ट हो गया। तो मार्केट डिमांड मोर देन वन गुड्स, और इंडिविजुअल डिमांड में किसी हम लोग एक की बात करते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। अब यहाँ इसी को हम लोग कर्व के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये इंडिविजुअल डिमांड का है और ये मार्केट डिमांड का है। एक्स एक्सेस में मैंने क्वांटिटी ऑफ डिमांड ले लिया, वाई एक्सेस में मैंने प्राइस पर यूनिट ले लिया। जब 10 रुपए कीमत थी तो 1 यूनिट की डिमांड थी, 8 रुपए प्राइस हुआ तो 3 क्वांटिटी हो गई, 4 रुपए प्राइस हुआ तो 4 हो गई क्वांटिटी, 2 रुपीज प्राइस हुआ तो 8 हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड को नीचे की तरफ जा रहा है, यानी इसका कहने इसकी ये इस बात को शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती चली जा रही है। इसी ग्राफ को हम लोग अब अगर मार्केट डिमांड में कन्वर्ट कर दें, यहां भी 4 प्राइस शो किए गए, 20, 16, 12 और 10। क्वांटिटी डिमांड 5, 7, 10 एंड 14, 5, 7, 10 एंड 14। यहां भी जब 20 रुपए प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांड कितने की थी, 5 की थी। 16 हो गई तो 7 हो गया, 12 रुपीज प्राइस हो गया तो 10 हो गया, 10 रुपीज प्राइस हुआ तो 14 हो गई। तो ये आपका मार्केट डिमांड का कर्व है, या जिसको हम लोग ग्राफ के वे में प्रेजेंट करते हैं। तो ये बात हो गई आपकी इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड की। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड कितनी तरह की होती है? पहला प्राइस डिमांड, दूसरा इनकम डिमांड, तीसरा क्रॉस डिमांड एंड फोर्थ इज द अदर काइंड ऑफ डिमांड। अब प्राइस डिमांड किसको कहते हैं? प्राइस डिमांड रिफर टू दोज क्वांटिटीज of goods which are demanded by consumer at various price during a particular time period। यानी प्राइस डिमांड वो है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में। तो टाइप्स ऑफ डिमांड यानी डिमांड कितने तरह की होती है। तो बेसिकली जो डिमांड 4 टाइप्स होती है, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड एंड अदर काइंड ऑफ डिमांड। प्राइस डिमांड जो है, price demand refer to those quantities of goods which are demanded by consumer at various price during a particular time period। यानी किसी भी कमोडिटी या गुड्स के अलग अलग कीमत पे जब एक कंज्यूमर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे जब उसको खरीदता है तो उस डिमांड को हम लोग प्राइस डिमांड कहते हैं। इनकम डिमांड इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स and service demanded by a consumer at different income level in given time period। यानी यहां पे कमोडिटी की गुड्स कमोडिटी ऑफ गुड्स इफेक्टेड नहीं कर रही है। इफेक्ट कौन कर रहा है? कंज्यूमर की इनकम। अलग अलग लेवल पे वो जो कमोडिटी या गुड्स को खरीदता है उससे जो डिमांड क्रिएट होती है उसको हम लोग इनकम डिमांड कहते हैं। अब इनकम डिमांड को हम लोग फिर 2 सेक्टर में बांट सकते हैं, एक नॉर्मल गुड्स के लिए और एक इंफीरियर गुड्स के लिए। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? दो गुड्स इन केस ऑफ विच देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये है कि अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको ये लॉ कहां एप्लीकेबल होता है? नॉर्मल गुड्स के लिए। इंफीरियर गुड्स आर द गुड्स विच आर कंज्यूम बाय ए कंज्यूमर ड्यू टू इन्फ्लुएंस्ड लेवल ऑफ इनकम। अब ये जो डिमांड इसमें जो इन्फ्लुएंस होता है, घटता या बढ़ता है, वो किसकी वजह से होता है? उसकी इनकम की वजह से होता है, ना कि कमोडिटी की प्राइस की वजह से। तो ये इंफीरियर गुड्स के लिए है और ये नॉर्मल गुड्स के लिए। थर्ड टाइप ऑफ डिमांड कौन सी थी? क्रॉस डिमांड। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, चेंज इन द डिमांड ऑफ गुड्स
वाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बाजार में दो तरह के टूथपेस्ट बिकते हैं, एक कॉलगेट और एक पेप्सोडेंट। सपोज कॉलगेट महंगा हो जाता है तो कॉलगेट के जो कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं वो कहां चले जाएंगे? पेप्सोडेंट के पास चले जाएंगे। यानी एक के चेंज होने से दूसरे के जो डिमांड में चेंज आया है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस डिमांड। अब इसमें भी टू टाइप्स है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कॉलगेट और पेप्सोडेंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के बिना इस्तेमाल नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल के लिए व्हीकल एंड ऑयल। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो लोग उसको बेयर नहीं कर पाएंगे तो गाड़ी की सेलिंग भी क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी। तो इस तरह के गुड्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। अदर काइंड ऑफ डिमांड, अदर काइंड ऑफ डिमांड फॉर इसमें कौन कौन से आते हैं? ज्वाइंट डिमांड, जो एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, दूसरे के बढ़ने से घटने से दूसरा घटता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरह। ड्राइव डिमांड, ड्राइव डिमांड का मतलब होता है ये डायरेक्टली डिमांड को नहीं बढ़ाता, दूसरे फैक्टर में चेंज आने से ये अपने आप बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बाजार में किसी कमोडिटी की डिमांड अचानक बढ़ जाती है, गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? और अधिक प्रोडक्शन करेगा। और अधिक प्रोडक्शन के लिए उसको क्या चाहिए? लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। डिमांड किसी और की बढ़ी मगर उसकी वजह से लेबर एंड रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ गई, तो इस तरह की जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट डिमांड कहलाती है। कंपोजिट डिमांड, जो मटेरियल का मोर देन एक से ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मिल्क, उससे दूध, दही, घी, स्वीट्स, ये बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो इस तरह की कमोडिटी की जो डिमांड होती है इसको कंपोजिट डिमांड कहते हैं हम लोग, उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये अदर काइंड ऑफ डिमांड हो गए। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड explains qualitative relation between price of goods and quantity demand। अब लॉ ऑफ डिमांड किसके बारे में बताता है? लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है क्वालिटिव रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? प्राइस और गुड्स की क्वांटिटी डिमांड के बीच में। ये एक्सप्लेन करता है, उसको समझाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और इसके एग्जम्पशन कौन कौन से हैं? पहला, ये किस किस कंडीशन में फॉलो होगा? कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। कस्टमर टेस्ट, नेचर, एक्स्ट्रा शुड बी रिमेन कांस्टेंट। कस्टमर का टेस्ट, फैशन, ये सब चीजें भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड बी रिमेन कांस्टेंट, उससे रिलेटेड जो कमोडिटी या गुड्स हैं उनके प्राइस भी चेंज नहीं होने चाहिए। कंज्यूमर रिमेन अननोन विथ न्यू सब्स्टिट्यूट्स, अब कंज्यूमर को बाजार में उसके सब्स्टिट्यूट के बारे में कोई जानकारी नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट जैसे मैंने बताया था कॉलगेट और पेप्सोडेंट, तो अगर एक मटेरियल का उसका जो सब्स्टिट्यूट उसकी प्राइस घटता है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर एक की प्राइस बढ़ता है तो जो उससे उसका सब्स्टिट्यूट है बाजार में उससे कम कीमत का है तो कस्टमर कहां चला जाता है? वहां चला जाता है, तो उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन प्राइस, और उसके प्राइस में, कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये इसके एग्जम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की। अब इसमें जैसे हमने डिमांड कब देखा, ये लेफ्ट टू राइट के लिए डाउनवर्ड में गया है, तो वही पूछा गया व्हाई डिमांड कर्व स्लो डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ क्यों आता है? डिमांड कर्व इज नेगेटिव टू फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ ये क्यों गिरता है? उसके पीछे कॉज है, पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मतलब घटता हुआ, मार्जिनल जैसे हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब एक यूनिट के बढ़ाने से उसकी यूटिलिटी में जो चेंजेस आते हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। तो पहला कारण है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जब हम किसी कमोडिटी को
ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो जाती है। इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, अब अगर सपोज मेरी जो सैलरी है अब नोट की वैल्यू बढ़ जाए बाजार में, या गुड्स कैपेसिटी, गुड्स का परचेज वैल्यू कम हो जाए, तो मेरी परचेजिंग पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जहां मैं 2 सामान लेता था 10 रुपए में, तो मैं अब 5 रुपए में 2 सामान ले लूंगा, क्योंकि या तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है या गुड्स की प्राइस कम हो गई है। दूसरा कारण इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कॉलगेट और पेप्सोडेंट, उसकी वजह से अगर कोई उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अब मैं जिस कॉलगेट का इस्तेमाल करता हूं उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम होते हैं, तो मैं कॉलगेट छोड़ के कहां चला जाऊंगा, पेप्सोडेंट में चला जाऊंगा। चेंज इन कंज्यूमर नंबर, और अगर कंज्यूमर के नंबर चेंज हो जाए, यानी जो कंज्यूमर इस सेक्टर में बैठा था उठ के अनदर सेक्टर में चला जाए, या अनदर सेक्टर का कंज्यूमर उठ के इस सेक्टर में आ जाए, तो चेंज इन कंज्यूमर नंबर। तो ये इसके कॉज है कि डिमांड जो कर्व है वो हमेशा लेफ्ट से राइट वर्ड में जाता है, या वो स्लोप डाउन हो जाता है नीचे की तरफ। अब एक्सपेक्टेशन टू द लॉ ऑफ डिमांड, पहला एक्सपेक्टेड रेज इन फ्यूचर प्राइस, यानी भविष्य में किसी भी कमोडिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिमांड की बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेस्टिजियस गुड्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां हम क्या कहते हैं, आपका प्राइस को काउंट नहीं करते, हमारे लिए प्रेस्टीज वैल्यू बन जाती है, तो उसका यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ द गुड्स, यानी यहाँ पे ये लॉ फॉलो नहीं किए जा सकते कि मुझे ये चीज पसंद है, मेरी प्रेस्टीज के लिए जरूरी है, तो उसके प्राइस के अधिक होने पर भी मैं क्या करूंगा, उसको परचेज करूंगा। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर उसको अनदेखा करे या उसके बारे में उसकी कोई जानकारी ना हो, उस कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। अब बारी आती है चेंज इन डिमांड, तो ये 2 तरह के होते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड और कंस्ट्रक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है, इन दिस केस डिमांड इंक्रीज ओनली ड्यू टू प्राइस डिक्लाइन, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी सिर्फ प्राइस की वजह से अगर किसी भी कमोडिटी या गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है तो उसको एक्सटेंशन इन डिमांड के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर बारी आती कंस्ट्रक्शन इन डिमांड, व्हेन चेंज इन डिमांड टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन प्लेस प्राइस ओनली, देन द चेंज ऑक्यूर ऑन द सेम। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन इन डिमांड की डेफिनेशन है। तो आज हम लोगों ने डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके डिमांड के बारे में कि डिमांड क्या चीज है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, कितने तरह के डिमांड होते हैं, ये जो हम लोग जो कर्व बनाते हैं डिमांड, ये लेफ्ट टू राइट वर्ड के लिए डाउनवर्ड क्यों जाता है, तो ये सारा टॉपिक मैंने आपको बताया। थैंक यू।